अरविंद जी से बात शुरू करूंगा, लेकिन एक बात और साफ कर दूं, ये भी बड़ा फर्जी प्रचार चल रहा है कि एक तो व्हाट्सएप ने भी निरख कर रखा है, लेकिन फर्जी प्रचार एक ये भी नैरेटिव चल रहा है कि भारत और ईरान के हजारों साल के सभ्यतागत पीढ़ीगत रिश्ते हैं। ना जी, कोई रिश्ता नहीं। कौन कह रहा? भांग खाए हो क्या यार होली में? किस मूर्ख ने कहा कि ईरान के साथ भारत का सभ्यतागत रिश्ता है? जो ईरान आज है, ईरान से भारत का सभ्यतागत रिश्ता तब था जब ईरान में पारसियों का शासन था। पारसी उस राष्ट्र में को संचालित करते थे। फिर एक दुर्दिन ऐसा आया कि 4000 मुसलमान वहां आए, सिर्फ 4000। उनको पारसियों ने गलती ये की, शरण दे दी। शरण देने के बाद 100 साल के भीतर फारस खत्म हो गया, पारसी भगा दिए गए, मार पीट के जिबह कर दिए गए, और फिर वहां मुल्ला शासन आ गया। वो लोग मुल्ला शासन बोलते हैं उसको। उनके साथ भारत का कोई रिश्ता नहीं ना सभ्यतागत। किसने कह दिया? जिनके साथ हमारा रिश्ता था, 5000 वर्ष का इतिहास था, उनको तो ईरान में मुसलमानों ने मारपीट के भगा दिया भाई। उनको तो हमने शरण दी। अरविंद जी, मैंने 2 महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। उसमें एक बिंदु ये, सोनिया जी ने अपने पूरे जीवन काल में, हाल फिलहाल के जीवन काल में 2 लेख लिखे। एक गाजा में जो हमास पर आक्रमण किया इजराइल ने, उससे दुखी होकर वो भावुक हो गई तो उन्होंने एक अंग्रेजी में लेख लिखा। और दूसरा ये चचा के जाने पर दुखी हुई, उस पर उन्होंने एक अंग्रेजी में लेख लिखा। मेरा प्रश्न है, पड़ोस में बांग्लादेश में सैकड़ों हिंदू मारे गए, ढाकेश्वरी का मंदिर तोड़ा गया। सोनिया जी खुद ना लिखती, किसी से अपने नाम से लिखवा ही लेती है, हिंदी में ही सही, अंग्रेजी ना सही। नहीं, क्या कांग्रेस मुस्लिम वोट को लेओर करने के लिए अखिलेश यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी को हाशिए पर डालने के लिए ये पत्ता चली है? अरविंद सिंह जी, क्योंकि इससे मोदी का कोई नुकसान नहीं। मोदी को जो 10 वोट मिल रहे होंगे वो 12 हो जाएंगे सूर्या जी के लेख के बाद। भाजपा के 10 की जगह 12 हो जाएंगे। संकट उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र जी को आएगा, बंगाल में ममता दीदी को आएगा, बिहार में लालू जी को आएगा। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, जो मैं जवाब दूंगा वो सारी चीजें आपके भूमिका में आ गई है। एक तो मैं आपको बधाई देता हूं कि देश का एकमात्र ऐसा चैनल राष्ट्रवाणी बन रहा है जिसपे व्यक्तिगत बिना टीका टिप्पणी किए लोग अपनी बात रख रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि व्यक्तिगत आक्षेप किए बिना हर व्यक्ति अपना यहाँ बात रखेगा और तथ्यों के आधार पर बातों का खंडन करेगा। देखिए अमिताभ जी, सोनिया जी इस देश की वरिष्ठ नेत्री हैं, कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं, संसद की वरिष्ठतम सदस्य हैं, उनको लेख लिखने का और सुझाव देने का पूरा अधिकार है, और भारतवर्ष में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और ये इमरजेंसी का भी दौर नहीं है कि जब लिखने और छापने के पहले अनुमति लेनी होती थी। इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने लिखा है और अपना राय व्यक्त किया है। लेकिन जहां तक विदेश नीति की बात है, विदेश नीति संचालित होती है और होनी चाहिए राष्ट्रीय हितों को प्रथम रखकर। और भारत का राष्ट्रीय हित क्या है? भारत का राष्ट्रीय हित है भारत माता, जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और अरब सागर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक है, उसकी क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा। और हमारे राष्ट्र देव हैं भारत की 140 करोड़ जनता। इनके हितों को आगे रखकर जो भी निर्णय लिया जाए वही निर्णय उचित होता है। आदर्शवाद के आधार पर क्या कहना चाहिए और क्या कहना चाहिए था, उससे विदेश नीति बिल्कुल नहीं है। आग में हाथ जला चुके हैं। 1962 में चाइना आ गया हमारे ऊपर और नेहरू जी की सारी आदर्शवाद फेल हो गई। तो वर्तमान सरकार राष्ट्र हित को खत्म रखकर निर्णय ले रही है। दूसरा मैं चीज कहूंगा, जहां तक क्षेत्रीय स्वतंत्रता और अखंडता की बात है, तो भारत वर्ष ने पहले दिन कह दिया कि क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता, संप्रभुता इसका समान होना चाहिए। अब ये अमेरिका पे भी लागू होता है, इजराइल पे भी लागू होता है और ईरान पे भी हो रहा है, जो हमारे सऊदी अरब यूएई पे अटैक कर रहा है और बड़ी संख्या में भारतीय वहां रहते हैं, तो ईरान पे भी लागू होता है।
और जहां तक ईरान की बात रह गई, ईरान कोई दूध का धूला नहीं है। हर व्यक्ति जानता है, चाहे हूती हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, ये आतंकवादी संगठन है, खुलेआम सपोर्ट करता रहा है ईरान। और भारतवर्ष की नीति रही है कि आतंक और आतंकवादी जहां भी हो समूल नष्ट होने चाहिए। हमारी जो घोषित नीति है उसके अगेंस्ट जाके वो आतंकवादियों को समर्थन देता रहा है, और उसका फर्क भारत पर भी पड़ा है। आपको पता होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कश्मीर के अंदर हमास की उपस्थिति देखी गई है और भारत के सुरक्षा एजेंसियों ने उसको रिपोर्ट किया है। तो जो देश हमास को सपोर्ट करता रहा है, इस समय क्या हम उसके लिए ताल ठोक के उतर जाएं? कौन नहीं जानता है कि कश्मीर मुद्दे पर एक बार नहीं कई बार अयातुल्लाह खुमैनी ने अपील किया पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों से कि एक हो जाओ, तभी तुम फिलिस्तीन और कश्मीर ले पाओगे। तो अब लास्ट लाइन जो आपने प्रश्न किया है, चाहे सोनिया जी का बयान हो या विपक्ष के किसी अन्य नेता का, इनका बयान से और ईरान से और ईरान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए और अपना वोट बैंक पुष्ट करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते। ठीक, मैं मुन्ना खान साहब से चलूंगा। मुन्ना खान साहब, 2 ही बार बोली सोनिया जी, एक बार गाजा पर बोली और एक बार खामेनाई पे बोली। बगल में मर गए बांग्लादेश में हिंदू, ढाकेश्वरी मंदिर में तोड़फोड़ कर दी गई, वो मंदिर जिसके नाम पर ढाका का नाम पड़ा है। सोनिया जी जयराम रमेश से ये सही कह दी थी कि भाई तुम ही हमारी तरफ से एक आर्टिकल लिख दो यार, कुछ तो करो। नहीं, उनको 2 ही बार चिंता समझ में आई। और मैं 2 उदाहरण देता हूं। कहा गया कि एक राष्ट्र का बड़ी शख्सियत मारी जाए तो बोलना चाहिए। वो राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं थे, वो क्या थे वो खुमैनी जाने, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं थे। 2 राष्ट्राध्यक्ष मारे अमेरिका के गठबंधन ने, 2 राष्ट्राध्यक्ष दौड़ाक मारे, एक को लटकाया दूसरे को दौड़ाक मारा। कर्नल गद्दाफी लीबिया के और इराक के सद्दाम, दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया जी की पार्टी की सरकार थी। सरकार दोनों में मौन हो गई, बोले हमें पता ही नहीं कौन किसको मार गया, हम क्यों बोले। मुन्ना खान साहब, अब उनमें कुछ लाभ नहीं दिख रहा था गद्दाफी और सद्दाम में, खमेनेई में कुछ करंट है। अमिताभ जी, जिस यथास्थिति से और जिस शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो, मुझे तो ये लग रहा है कि सबसे पहले सरकार की दलाली आपके जैसे एंकर लोग करते आए हैं जी। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जी। आज आप मुद्दों से भटक करके कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में आप सवाल कर रहे हो। क्यों सरकार नहीं, सरकार के खिलाफ ही बोलना। कोई डॉक्टर ने बताया कि नहीं गलत बोलोगे तो सुनोगे। मुन्ना खान, गलत बोलोगे तो हम घर तक छोड़ के आते हैं, आप जानते हो हमको, हम फिर घर तक छोड़ के आते, बीच में नहीं छोड़ते। ना ना ना, ये जाए हिंदी में समझ लो भैया। हाँ बोल लिया, बोलो। हाँ बोलो। हाँ, हम लोग भी कब्रिस्तान छोड़ के आते हैं। अभी राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, आप तो कब्रिस्तान छोड़ के, हम लोग, हमारे यहाँ तो अग्निकांड है, अंतिम संस्कार है, उसमें ना पड़ो चक्कर में, है ना। अरे आप अमिताभ जी जवाब सुन तो लें जी। अभी राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पे ईरान खफा था। आप लगातार, मैं आपके संपर्क में 12 साल से बैठ रहा हूं, आपने बहुत सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या राजनीतिक विश्लेषक ने सही कहा? क्या इसको इतिहास की जानकारी सही है? क्या ईरान ने नहीं कहा था कि कश्मीर का जो हिस्सा है, जो कश्मीर राज्य है, वो भारत का अभिन्न अंग है? आप बताइए। पहले बोलो फिर हम बताएंगे, बोलो पहले फिर हम बताएंगे। दूसरी बात, ईरान ने नहीं कहा था मनमोहन सिंह के सरकार में कि 60,000 करोड़ रुपया मेरा हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान के यूज के लिए अगर हिंदुस्तान चाहे तो यूज कर सकता है, हमें खुशी होगी। किस देश ने कहा? आज आपके जैसे पत्रकार सरकार को कवर दे रहे, अगर आप चाहे तो सरकार की पतलून गीली हो जाए, लेकिन आप चाहोगे नहीं। दलाली आपको करनी है, आपके अपने व्यू बढ़ाने हैं, विपक्ष के मुद्दे आपको लगेंगे नहीं। आज युवाओं की बात होती नहीं, आप तो देशद्रोह हो। अगर वहीं पे नरेंद्र मोदी अमित शाह के बेटे की जैसा की बात करें, नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी की सोच देखिए, युवाओं के लिए इनकी सोच देखिए। अगर व्यापारी बात कर रहे हैं, तुम तो देशद्रोह। अगर वही अडानी के व्यापार ईरान पर बात करनी है मुन्ना खान रोकिए। मुन्ना खान क्या बात, इराक पर बात करनी है तो बात करो, नहीं तो नहीं। इराक पर बात करनी है तो बात करो, ये बदतमीजी करनी है तो बाहर कर दूं आपको, समझ गए।
बदतमीजी करनी है तो बाहर कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा मुझे। ईरान पर बात करनी है तो बात करिए, नहीं तो बाहर जाइए। मेरे साथ ये बदतमीजी संभव नहीं ना, निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा 2 मिनट में। भाई किस भ्रम में हो, किस भ्रम में हो भाई? जो विषय है उस पर चर्चा करने की सामर्थ्य है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। एक सवाल मुन्ना खान पूछ रहे, इतिहास की जानकारी है क्या? धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इतिहास दुरुस्त कर दूं पहले, है ना, वो दुरुस्त रहना बहुत जरूरी। इसी खामेनेई ने कहा कि अगर दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाएं तो यहूदी फलस्तीन छोड़ देंगे और हिंदू कश्मीर छोड़ देंगे। इसी खामेनेई ने कहा, और कहा जा रहा हम खामेनेई के उसमें शोक मनाएं। इन्हीं खामेनेई ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों एक हो जाओ। और दूसरी बात जो मैं आरंभ से कह रहा हूं, कांग्रेस का तो बौद्धिक दिवालिया पिट गया, तभी उनकी स्थिति देख लो क्या हो गई। ऐसे नेता, ऐसे प्रवक्ता, ऐसे वक्ता रख के तो 2 सीट उत्तर प्रदेश में हो गई, कुल विधान परिषद में सन्नाटा हो गया। ऐसे लोग रहेंगे तो 2 भी चली जाएंगे। खैर, गद्दाफी मारा गया और सद्दाम मारा गया। भारत सरकार ने न चूकी न चाकी। वो मनरेगा में काम करते थे वो लोग, वो अपने अपने राष्ट्र के प्रमुख नहीं थे। खोमैनी तो राष्ट्र का हेड ऑफ द स्टेट नहीं था, वो लोग तो हेड ऑफ द स्टेट थे, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड। धर्मेंद्र जी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने मौन रहना चुना सद्दाम पर और लीबिया के गद्दाफी पर। क्यों? आज ये सवाल क्यों उठ रहा है खामेनेई का? 57 मुस्लिम देश हैं ओआईसी के मेंबर। ओआईसी ने प्रस्ताव पारित किया खामेनेई के लिए? नहीं। क्यों नहीं किया? कुवैत ने शोक जताया, यूएई ने शोक जताया? नहीं ना। और भारत के गले में रस्सी डाली जा रही है कि आप शोक क्यों नहीं जता रहे हो? धर्मेंद्र सिंह जी। जी नमस्कार अमिताभ जी। नमस्कार भैया। सवाल जब जहां जो रिलेवेंट होगा वो उठेगा। सवाल ये नहीं है कि किस पर बोल रहे किस पर नहीं, उससे ज्यादा आगे आना चाहते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री जी और वर्तमान सत्ता कहती है कि हम विश्वगुरु बन गए, और विश्वगुरु बनने में अगर थोड़ा बहुत है तो 1 सीढ़ी रह गए, तो क्या विश्वगुरु की ये लक्षण है? ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला करता है। आप हालांकि इजराइल हो के आए, पता नहीं आप जान करके कि आपके कंधे पे बंदूक चल गई, आपको बुलाया गया, अगले दिन हमला हो गया। पता नहीं आप जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अटल जी तक फॉरेन पॉलिसी थी उसको मानते हैं कि आप नई कोई ले आ रहे हैं, ये क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अगर विश्वगुरु है तो क्या आपने वैश्विक नेतृत्व की अगर आपके अंदर इच्छा है तो आपने एक बार इसकी निंदा की कि किसी राष्ट्र पर उसकी संप्रभुता पर हमला करना ठीक नहीं है? क्या आपने शांति की बात की? क्या आपने कोई मेज लगाया शांति वार्ता के लिए लीड करके? आप आते शांति वार्ता की बात करते नहीं, हम तो उसके पक्षधर हैं, आप लोग आइए बैठिए। यही वैश्विक नेतृत्व है क्या? क्या कहीं न कहीं फेल्यूर नहीं है?